तो अभी हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। ये मेन टॉपिक है, याद रखिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा, वो ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही है ज़्यादातर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट इन द सेंस इतना भी नहीं है लेकिन 12th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी हाई लेवल का कोर्स है। तो वेक्टर कैलकुलस हमको करना नहीं है, पहला बात। लेकिन हमको इसके बिना चलेगा नहीं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसके बिना नहीं पढ़ सकते हैं आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर्स में। तो कोई तो अल्टरनेट वे होगा कि हम लोग बिना इसके न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्या करना है, ऐसा कुछ आइडिया? तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर कैलकुलस मतलब डायरेक्ट वेक्टर को यूज़ करके कैलकुलस करना। 12th क्लास में जो आप 1 डायमेंशनल कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वो नहीं, ये थोड़ा उससे एडवांस लेवल का है। इसको बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। यहाँ पे 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशंस होते हैं, 3 डायमेंशनल मतलब डेरिवेटिव लेने का, जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वो सब ऑपरेशंस होते हैं। वो ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। लेकिन वो उसका ज़रूरत है न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन वो बहुत एडवांस टूल सब है, तो उसको नहीं पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बिना पढ़े न्यूटोनियन मैकेनिक्स करेंगे। और ये जो भी निकाले हैं बहुत मतलब अच्छा आइडिया है, मेरे को लगता है, मतलब बहुत काफ़ी, मतलब आप समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि एक फ्रीडम हम लोग के पास है, हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे भी सेटअप कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बताया चुका हूँ। ये फ्रीडम आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑलरेडी देता है पहले से ही। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स अगर आपको एक फ्रीडम दे रहा है कैसे आप कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं, तो हम लोग वो फ्रीडम को एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब वो फ्रीडम का फ़ायदा लेंगे हम लोग। और हम लोग 1 डायमेंशनल कैलकुलस यूज़ करके न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम का 1 डायमेंशनल कैलकुलस कुछ काम का नहीं है। ये बाय फैक्ट ये है कि आपके पास फ्रीडम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सेटअप कर सकते हैं, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कीजिए, तब आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स 1D कैलकुलस में ही सब खत्म हो जाएगा। तो वेक्टर कैलकुलस आपको ज़रूरत नहीं है, याद रखिए। लेकिन आप अच्छे वे में, एलिगेंट वे में करना चाहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो इसको करना पड़ेगा। वेक्टर कैलकुलस ही एक्चुअल वे है। ये तो हम लोग बस एक फजी वे में घुस जा रहे हैं कैसे कैसे करके। तो इसमें भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कैसे करना है। देखिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोग जानते हैं, मगर आप सोच लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पढ़ेंगे हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। पार्टिकल 2D में मूव कर रहा है, वाई में हाइट कुछ जा रहा है, कुछ हाइट ट्रैवल करता है, इतना हाइट जाके गिरता है, और कुछ डिस्टेंस भी कवर करता है। तो इसका पाथ ऐसे है, मान लीजिए एक बॉल फेंके और इसका पाथ ऐसे है। तो अभी ये प्रॉब्लम 2D में है, 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पे जो वेक्टर सब है 2 डायमेंशनल वेक्टर्स है। पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर्स, सब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर सब वेक्टर है, सब 2 डायमेंशनल वेक्टर है, 3D में 3 डायमेंशनल वेक्टर सब होंगे, तो हर एक वेक्टर का 2-2 कंपोनेंट होगा ना। वेलोसिटी वेक्टर अगर u लिखते हैं हम लोग, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, ux कंपोनेंट एक होगा, uy कंपोनेंट एक होगा ना। आप अगर पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लीजिए d लिख रहा हूँ मैं, और सिंबल्स यूज़ करते हैं, उसका एक x कंपोनेंट होगा और उसका एक y कंपोनेंट होगा। अगर आप एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन को a लिख रहा हूँ, उसका भी एक x कंपोनेंट होगा, उसका भी एक y कंपोनेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट के साथ अलग अलग डील करेंगे। ये याद रखिए, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का हर जगह ये आने वाला है। आप इतना छोटा सा चीज़ नहीं समझ पाए तो क्या करना है समझ नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता नहीं है वेक्टर कैलकुलस, एक साथ इनके साथ करना नहीं आता कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में करेंगे। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस मतलब 1 डायमेंशनल कैलकुलस। उसमें जब करेंगे तो हम लोग को एक एक डायमेंशन को एक एक साथ ट्रीट करना पड़ेगा। एक साथ हम लोग 2 डायमेंशंस को ट्रीट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स कंपोनेंट सब सॉल्व करेंगे, एक्स कंपोनेंट का डायनेमिक्स को सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं। फिर हम लोग वाई कंपोनेंट का डायनेमिक्स को सॉल्व करेंगे और उससे रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का कोशिश करेंगे। ये जब मैं एग्जांपल्स करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ये एक एग्जांपल के साथ मैं बोला आपको, लेकिन जब मैं पूरा करूँगा तब समझ में आएगा कैसे करना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है, देखिए F = m है, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये न्यूटोनियन इक्वेशन है, ये न्यूटन्स इक्वेशन, इसको हम लोग को स्टडी करना है।
होल कोर्स चल जाएगा ये एक ही इक्वेशन को पढ़ने में। यहाँ f इजिकल टू एम ए को अगर पढ़ना है, अगर आपको वेक्टर कैलकुलस पता नहीं है तो हर कंपोनेंट को अलग अलग पढ़िए। एफ एक्स इजिकल टू एम ए एक्स, ये वेक्टर्स नहीं है, ये नंबर्स है। एफ वाई इजिकल टू एम ए वाई, एफ जेड इजिकल टू मास इंटू जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्चुअली में 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन नहीं है, ये 3 इक्वेशन है। और ये 3 इक्वेशन को हम लोग अलग अलग डील करेंगे। एक्स कंपोनेंट का फोर्स हम लोग निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए सब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में चल जाता है सब टाइम। देखिएगा आप जब आगे जाएंगे न्यूटोनियन में खाली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक्स कंपोनेंट में इतना फोर्स जा रहा है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। वाई कंपोनेंट में इतना फोर्स है, वाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। सब अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कंपोनेंट अलग सॉल्व करेंगे, इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे, इसके लिए अलग, 3 बार करेंगे हम लोग। अगर वेक्टर कैलकुलस पता होता तो एक बार में हो जाता, होता तो नहीं, लेकिन छोड़िए उसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन ये हम लोग यही करेंगे, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग से डील करेंगे। तो इसमें ज़्यादा मेहनत है, आपको भी पता है, मेहनत तो काफ़ी करना पड़ेगा। तो इसका कोई अल्टरनेट वे नहीं है क्या? मतलब इतना मेहनत कौन करे, इतना ये कौन करेगा? और वेक्टर कैलकुलस अपने आप में बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो इसका अल्टरनेट फॉर्मुलेशन सब है, मैं बस आपको नाम बता दे रहा हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। जो ज़्यादा एडवांस स्टेप जाएंगे आप पढ़ेंगे, उसका नाम सब है लग्रांजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स। लग्रांजियन डायनेमिक्स और हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, एक है लग्रांजियन डायनेमिक्स और दूसरा है हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, वही डायनेमिक्स लिख सकते हैं। यह है न्यूटोनियन डायनेमिक्स। ये दोनों कुछ अलग चीज़ नहीं है, इसी को ही पढ़ना है, लेकिन ये एक अलग अप्रोच है। मैं इसका, ये हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स आपका ऐसा नाम पे नहीं है, लेकिन आपका चैप्टर में एक, आपका कोर्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी, ऐसा कुछ है चैप्टर, एक वर्क एनर्जी। वो चैप्टर यही है बस, इसका बस एक टॉय मॉडल है वो, समझ में आया? हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स का वो एक बस टॉय मॉडल है और कुछ भी नहीं है। ये एडवांस, ये इसके लिए बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक सब है ये, लेकिन इससे ना प्रॉब्लम सब बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे वेक्टर्स का डायरेक्शंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं आपको जब बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, आपको हमेशा वेक्टर्स का कंपोनेंट के साथ साथ उसका डायरेक्शन को भी ट्रैक रखना पड़ेगा। और डायरेक्शन पूरा हेडेक है, आप कर ही नहीं सकते हैं। ज़्यादा वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा फोर्स इन्वॉल्व होंगे। एक पार्टिकल है, इधर एक फोर्स लग रहा है, उधर एक, उधर एक, उधर एक, तो आप सब फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालने में ही आपका सारा वक्त चल जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जब तक नहीं निकालेंगे एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में, यहाँ डालेंगे क्या, सॉल्व क्या करेंगे? फोर्स आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये बहुत पेन है, पेन इन द हेड बोलते हैं हम, बोलो। तो इसको, इसका अल्टरनेट फॉर्मुलेशन ये है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसका। ये तो नहीं है आपका कोर्स में कहीं। हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स का एक प्रीव्यू टाइप का सोचिए, बस ट्रेलर जैसा, ट्रेलर भी नहीं है, एक टीज़र है, सोच लीजिए। वो है वर्क एनर्जी पावर। तो उसमें हम लोग डायनेमिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल कुछ चीज़ भी ना किए। तो मैं वहाँ दिखाऊंगा कैसे करना है। तो अभी के लिए भूल जाइए ये सब ऐसा कुछ है बोल के। तो अभी के लिए हमारा अप्रोच होगा, ये कुछ नहीं है। अभी के लिए हमारा अप्रोच होगा, हर एक कंपोनेंट को अकेले डील करना है और सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ना है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में क्या क्या आता है, अब 12th क्लास में पता होगा आपको। फर्स्ट क्या आता है, लिमिट, लिमिट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट कॉन्सेप्ट। ये सेकंड है डेरिवेटिव, और थर्ड है इंटीग्रेशंस। और इसका एप्लीकेशन सब है, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशंस है मैक्सिमम मिनिमा प्रॉब्लम में, मैक्स मीन प्रॉब्लम। और इसका इंटीग्रेशन है एरिया अंडर द कर्व निकालने में, कर्व के एरिया अंडर, और बहुत सारा इसका यूज़ है। और इसमें यूज़ होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज़ होता है डेरिवेटिव का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एरिया अंडर द कर्व। तो ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे इस पार्ट में। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो काफ़ी इजी होगा वो मैं पढ़ाऊँगा आपको, मतलब सिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप इजीली न्यूटोनियन डायनेमिक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट तो आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अदर। सिस्टम को आपको इंटीग्रेट करना है, बस यही बोलते हैं न्यूटोनियन डायनेमिक्स को करना है तो सिस्टम का फोर्स निकालिए और सिस्टम को इंटीग्रेट कर दीजिए। जिसको समझना है वो समझ जाएगा, लेकिन आपके लिए ये नहीं है ये लाइन। तो इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा सिस्टम को, मतलब डायनेमिक्स कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं आपको कुछ इजी मेथड्स बताऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जब आएगा लास्ट में। तो ये हम लोग का टॉपिक रहेगा इस मतलब सीरीज़ में कवर करने का, और ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये अकेले लग जाएगा, ये बहुत टाइम लगेगा इंटीग्रेशंस, क्योंकि इंटीग्रेशंस उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तोड़ना आसान है, इसमें जोड़ा जाता है, जोड़ना बहुत मुश्किल है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट अपने आप में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट से, उसके बाद डेरिवेटिव। अभी के लिए इतना।